मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जैसे पहले ही बोला था मैंने कि आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। काइनेमेटिक्स का नया टॉपिक है जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, नाउ ऑब्वियसली नाम सुना सुना लग रहा है। हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। वेक्टर एकदम नया टॉपिक था। पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ा वो भी एकदम से नया टॉपिक था। लेकिन ये टॉपिक जो है हम लोग से कुछ लग रहा है कि हाँ कुछ सुना सुना लग रहा है, कुछ जाना पहचाना लग रहा है, कुछ हम लोगों ने इसमें पढ़ा हुआ है। सो यस, हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, क्लास 9th में पढ़ा हुआ है और अब हम लोग उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग इसमें हम लोग क्या सीखते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या जानने वाले हैं आज के टॉपिक में। तो आज के टॉपिक में हमने जाना है कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। रेस्ट, मोशन एंड द टाइप्स ऑफ मोशन, ये तीन चीजें आज हम लोग जानने वाले हैं। तो सर ये तो सिंपल से ऑब्जेक्ट रुका हुआ तो रेस्ट में मूव कर रहा है, मोशन में, इतना सिंपल भी नहीं है। और टाइप्स ऑफ मोशन भी हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें आज हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक without wasting the time. So the first thing we want to discuss that is what is rest. कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसका क्या मतलब है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेस्ट किसे कहते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होता है, ठीक है। So we can say that an object is in rest or is said to be in rest if it does not change its position. If it does not change its position with respect to time. एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कब रेस्ट में है, जब ये अपने पोजीशन को चेंज नहीं करे टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे ध्यान देना है कि जो भी हम लेंगे किसी के रिस्पेक्ट में लेंगे, वो यहाँ पे रिस्पेक्ट क्या है, तो वो रिस्पेक्ट यहाँ पे टाइम है। तो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब कहलाएगा, तो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में तभी कहलाएगा जब उसका पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। अगर उसका पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग गए अपने घर के बाहर में एक ठेला वाला दिखा। हम गए 8 बजे, देखे ठेला वाला रुका हुआ था। 8:30 बजे देखे फिर भी वही था, 9 बजे देखे वहीं पे था। तो अब क्या हो रहा है कि टाइम चेंज हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम को रोक नहीं सकते, टाइम बढ़ रहा है लेकिन वो ठेला वाला तो वही रह रहा है। तो वी कैन से दैट दिस ठेला वाला इज इन रेस्ट। ओके, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट। नाउ if we are talking about what is rest, what is pure rest, what is pure motion, that is not defined. कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं होता। एब्सोल्यूट रेस्ट इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट रेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। कोई ऑब्जेक्ट एकदम रेस्ट में है ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो ही नहीं सकता। एब्सोल्यूट रेस्ट का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। सभी ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में है। दैट इज द रेस्ट इन मोशन, और वी कैन से रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेक किया जाता है। कोई ऑब्जेक्ट प्योर रेस्ट या एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं हो सकता। कोई ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं हो सकता। दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो हाउ इट इज नॉट पॉसिबल? आई एम सेइंग दैट आई एम रेस्ट। मैं सोने चला गया हूँ, बेड पे सो गया हूँ, मैं रेस्ट में हूँ। कौन बोल दिया कि मैं रेस्ट में नहीं? मैं रेस्ट में हूँ और मैं 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे रेस्ट में रहूंगा। लॉकडाउन में बहुत लोग 12-12 घंटे सो रहे हैं आजकल, तो मैं 12 घंटे रेस्ट में रहूंगा। तो क्या ये कॉन्सेप्ट सही है कि मैं 12 घंटे रेस्ट में रहूंगा मतलब मैं 12 घंटे रेस्ट में रहूंगा? बिल्कुल नहीं रहूंगा। सर वो चलो लेफ्ट राइट को हम लोग हटा देते हैं, तो क्या वो सच में रेस्ट में है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? तो मान लेते हैं वो बेचारा जो भी बंदा है वो रेस्ट में मतलब सोया हुआ, बेड पे सोया हुआ है, बट
वो पर्सन जो है वो कहाँ पे है, तो बेड पे है। बेड कहाँ है, तो बेड अर्थ पे है। और ये जो हमारा अर्थ है, ये जो हमारा अर्थ है, that earth is rotating about its own axis with a energy speed of 600 km per hour। अर्थ अपने एक्सिस पे लगभग 600 km पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। अगर वो 600 km पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, हाउ वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। क्या वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है? नहीं है रेस्ट में। तो हम रेस्ट में है, अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, अर्थ पे के साथ मूव करें तो हम अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। बट अगर कोई पर्सन, लेट अस कंसीडर देयर इज अ पर्सन व्हिच इज हियर इन द स्पेस, वो मेरे को देख रहा है, मेरे बेड पे सोया हूं, तो क्या वो मैं रेस्ट में दिखूंगा? नहीं, मैं रेस्ट में नहीं दिखूंगा, वो पर्सन रेस्ट में नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो अर्थ के साथ मूव करता हुआ दिख रहा है। मे बी अ पर्सन जो अर्थ पे है उसके लिए ये जो पर्सन है वो रेस्ट में हो, लेकिन जो पर्सन, दूसरा पर्सन जो कि स्पेस में है, वो इस पर्सन को मूव करते हुए देख पा रहा है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन इज नॉट that means I cannot say that the person is in absolute rest. The person is in rest with this person which is on earth, but for a person which is in space, this person is moving with a speed of 600 km per hour। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है, इसके लिए रेस्ट में है। तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट इसको इस तरह से बोलता है कि किसके रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मान लेते हैं कि अर्थ रेस्ट में है। तो ये रहा हमारा सन और ये रहा अर्थ, एंड द अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन, एंड आई थिंक in 365 days the earth is going to a complete revolution around the sun। सन के अराउंड कंप्लीट रोटेशन करने वाला है। अगर ये सन के अराउंड कंप्लीट रोटेशन करने वाला है तो हम भी तो इसके साथ साथ कंप्लीट रोटेशन करने वाले एक साल में। तो क्या हम रेस्ट में हुए? नो, वी आर नॉट इन रेस्ट, हम लोग रेस्ट में नहीं हैं। तो अर्थ मूव कर रहा है, अर्थ सन के अराउंड मूव कर रहा है, सन खुद मूव कर रहा है। ऐसा जो कॉन्सेप्ट बोला था कि सन रेस्ट में, देयर इज नथिंग इन रेस्ट। सन भी मूव करता है, सन भी मूव कर रहा है। सन जिस गैलेक्सी में, वो गैलेक्सी मूव कर रही है, दे आर मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दे आर हैविंग अ सर्कुलर मोशन। सो वेरियस टाइप ऑफ मोशन अटैच्ड विद एन ऑब्जेक्ट। सो एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सेड टू बी इन रेस्ट परमानेंटली ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है, एब्सोल्यूट रेस्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सो व्हाट इज अ रेस्ट? द रेस्ट इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज अ रिलेटिव थिंग, दैट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई मोशन में हो सकता है या रेस्ट में हो सकता है। एब्सोल्यूट रेस्ट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आने वाला है यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं लोग। ट्रेन तो रुकी हुई है, फिर भी ट्रेन स्टार्ट हो रही है, तो फिर भी हम लोग जब ट्रेन पे मूव करते हैं, ट्रेन में कहीं जाते हैं, जब हम लोग ट्रेन में कहीं जाते हैं तो हम लोग को सबको पता है भाई ट्रेन मूव कर रहा है, बट हम ट्रेन के जिस कंपार्टमेंट में है उसका बगल वाला जो पर्सन है, क्या वो मेरे रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है क्या? नहीं, वो ऑब्जेक्ट, वो पर्सन तो रुका हुआ, मैं भी रुका हुआ, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रुके हुए हैं। बट जो पर्सन जो ट्रेन के बाहर से हमको देख रहा है उसके लिए तो हम मूव कर रहे हैं। यहाँ पे भी रिलेटिव कॉन्सेप्ट आ गया कि एक दूसरे कॉन्सेप्ट में रिलेटिव में तो हम लोग रेस्ट में है, लेकिन जो थर्ड पर्सन जो ट्रेन से बाहर से देख रहा है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हम लोग मोशन में हैं। सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट। So what is rest? Rest is a relative thing. Okay? I think बहुत लंबा कॉन्सेप्ट चला गया हमारा रेस्ट का। 2 लाइन की चीज हम लोग 15 मिनट में डिस्कस कर लिए। तो आगे बढ़ते हैं। Now what is motion? मोशन क्या है भाई? मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे? So मोशन अगेन, अगर कोई ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज सेड टू बी इन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, रिमेंबर इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन। ऑब्जेक्ट किसमें है? तो मोशन में है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। जब मोशन की बात कर लेते हैं तो हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो मोशन को हम लोग 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, ओनली 3 पार्ट। वी आर गोइंग टू कैटेगराइज द मोशन इन ओनली 3 पार्ट। These 3 parts are first linear motion, which is also called the rectilinear motion. और लीनियर मोशन का ही एक पार्ट है which is called the translatory motion. Basically linear motion, translatory motion दोनों एक ही है, but this is for the point object. This is used for the point object, where this is used for the rigid body. एक रिजिड बॉडी, एक बड़े ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हैं, रिजिड सॉलिड बॉडी के लिए बात कर रहे हैं, और एक पॉइंट यानी एक बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया लीनियर मोशन, और उसी का पार्ट हो गया ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, दूसरा सर्कुलर मोशन। Circular motion, and that circular motion can also be categorized. Again, the circular motion is for the point object, and the rotational motion, that is this is used for the again rigid body. Rigid मतलब solid body, solid body वैसा solid body जिसके हर points फिक्स्ड होते हैं। ये एक रिजिड बॉडी है, ये एक रिजिड बॉडी नहीं है, इसके पॉइंट्स मूव कर सकते हैं। ठीक, नाउ अगेन द थर्ड इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, एंड द सेकंड पार्ट व्हिच इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसको देखेंगे। तो ये हम लोग बेसिकली 3 पार्ट्स को हम लोग डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। मोशन को, कोई भी मोशन को हम लोग 3 पार्ट में फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, so let us start with each and every points. So we'll start with the linear motion. What is linear motion? So if a point object travels in a straight line, it is called linear motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, if an object is traveling in a straight path, then such a motion is called a linear motion. But this is defined for a point object. Now what is a point object? Before going through the point object, let us define a point. Point किसे कहते हैं? तो point एक ऐसा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जिसका ना तो लेंथ होता है, ना तो विड्थ होता है, ना तो हाइट होता है। तो पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो जब हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो वैसा ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिसका डायमेंशन ना हो। डायमेंशन ना हो इसका मतलब क्या एक कार पॉइंट ऑब्जेक्ट है? तो कार एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर कार यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर जा रहा है तो if it is traveling a small distance, then it is cannot be called a point object. But
if this car is traveling 1,000 kilometer, let us consider. So the length of car should be around 5 meter. 5 मीटर मान सकते हैं, 5 मीटर नहीं होता, फिर भी 5 मीटर मान सकते हैं। और एक कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कार डिस्टेंस ट्रेवल किया 1000 किलोमीटर। सो विथ रिस्पेक्ट टू 1000 किलोमीटर द साइज ऑफ दिस कार इज नथिंग। This with respect to 1000 kilometer, the size of this car is nothing. That means we can say that this car is a point object with respect to the 1000 kilometer. So अगर हम बात करते हैं लिनियर मोशन का, तो हम लोग एक लार्ज डिस्टेंस लार्ज डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, और लार्ज डिस्टेंस कंसीडरेशन में वो जो ऑब्जेक्ट होता है, जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो काफी स्मॉल होता है। दैट इज कॉल्ड द लिनियर मोशन। ठीक है, so that can be solved. Example can be given as motion of a car. ठीक, again there is another definition, इसे कहिए the translatory motion. This translatory motion is not used for the point object, it is used for the rigid body. So what is a translatory motion? So if an object, or if a rigid body moves in such a way that if a rigid body moves in such a way that every point of the rigid body covers equal distance in equal interval of time. Such a motion is called translatory motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, इस तरीके से मूव करता है कि उस रिजिड बॉडी के सारे पॉइंट्स सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर करते हैं, तो वैसे मोशन को क्या कह सकते हैं कि हम लोग बोल सकते हैं ये ट्रांसलेटरी मोशन है। So let us the distance covered by these points are A, B and C. These are the distances covered by the three different points, and if A equal to B equal to C, in that case that we can say that the object is in translatory motion. इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। ये हमारा क्या है, एक है डस्टर। ठीक है, अगर ये डस्टर इस शेप से मूव कर रहा है, ये ट्रांसलेटरी मोशन है। ठीक है, ये डिस्टेंस ये शेप से मूव करते ट्रांसलेटरी मोशन है। बट अगर ये डिस्टेंस इस शेप से मूव किया, ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है। क्यों नहीं मोशन है ट्रांसलेटरी मोशन? क्योंकि ये तो कवर कर गया, यहाँ से ये पॉइंट पहुँच गया, यहाँ से ये पॉइंट पहुँच गया यहाँ, लेकिन ये जो पॉइंट है ये यहाँ से वहाँ को वहीं रह गया। तो अब ये पॉइंट कितना डिस्टेंस कवर किया, ये पॉइंट कितना डिस्टेंस कवर, दोनों सेम डिस्टेंस कवर किया क्या? नहीं। तो सच ए मोशन इज नॉट कैन नॉट बी कॉल्ड a translatory motion. So for the translatory motion, the every points must be covering the same distance in same interval of time. So this is a translatory motion, whereas this is not a translatory motion. Okay. So I hope you are enjoying this new topic. familiar topic लग रहा है, अच्छा लग रहा होगा, अच्छा फील कर रहे होंगे, तो अच्छा फील करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। Okay, now let's go to the circular motion. Now simple definition: if a point object moves on a circle,
the motion is called सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो वो क्या हो गया, हमारा सर्कुलर मोशन हो गया। ये ले लेते हैं सन, एग्जाम्पल में लेते हैं मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। हमको क्या पता है कि अर्थ क्या है, अर्थ पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, बट कंपेरिजन टू सन अर्थ इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। नाउ इफ दिस अर्थ इज मूविंग इन सच अ वे, इस तरह से मूव करेगा, तो ये मोशन क्या होगा, तो ये मोशन ये अर्थ पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरफ बिहेव कर रहा है अराउंड द सन, so that it is covering a very large distance around the sun. It is covering a very large distance around the sun. So in that way we can say that the earth is in circular motion when the earth is moving around the sun. sun के अराउंड मूव करेगा तो वो circular motion कहलाएगा। ठीक है, let's move forward। circular motion के आगे इसी का पार्ट है रोटेशनल मोशन। So what is a rotational motion? So we can define rotational motion if an object, if a rigid body moves in such a way that every point of the object or point of the body covers equal angle in equal interval of time, such a motion is called रोटेशनल मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है कि उस ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट सेम टाइम पे सेम एंगल कवर करें, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कौन से मोशन में है, तो रोटेशनल मोशन में है। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं एक बहुत ही एक हमारा क्या आता है, तो इसको एक क्या कर समझते हैं, इसको समझने के लिए हम कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट लेते हैं। ये राउंड ऑब्जेक्ट लेट अस कंसीडर इट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है। कुछ देर के बाद क्या होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अगर वो पॉइंट वहाँ से वहाँ पहुँच गया, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। क्योंकि ये पॉइंट ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो ये यहाँ से यहाँ इतना डिस्टेंस कवर किया, ये सेंटर से कम डिस्टेंस पे है, तो इतना डिस्टेंस कवर किया, ये इतना डिस्टेंस कवर किया। अभी क्या हो रहा है कि हर पॉइंट्स डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, बट व्हाट दे आर कवरिंग सेम क्या है, तो सेम कवर कर रहे हो एंगल थीटा। द एंगल covered, the angle suffered by each point is same, but the distance is not the same. So if such a motion is seen somewhere, that type of motion will be called a rotational motion. इस मोशन में पॉइंट ऑब्जेक्ट को नहीं कंसीडर करके हम लोग पूरे रिजिड बॉडी को कंसीडर करते हैं। और इसके एग्जांपल में अगर हमको कोई एग्जांपल लेना हो तो हम लोग लिख सकते हैं मोशन ऑफ इसका अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस।
जब अर्थ अपने एक्सिस पे मूव करता है तो वहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स हैं, अर्थ पे डिफरेंट पॉइंट्स हैं, बट सिंस all the points are covering the same angle in same interval of time, in a fixed interval of time, so that motion will be called a rotational motion, and for a motion to be called a circular motion the object should have to be a point object. ठीक है, so that is the basic difference between the circular motion and the rotational motion. so अर्थ का मोशन अपने एक्सिस पे रोटेशनल कराएगा, अर्थ का मोशन सन के अराउंड सर्कुलर कराएगा. ठीक है, the third motion was called the oscillatory motion. The oscillatory motion. So what is an oscillatory motion? Oscillatory motion किसे कहेंगे? ठीक है, so an object is said to be in oscillatory motion. An object is said to be in oscillatory motion if it moves to and fro or back and forth about Let's move to and fro or back and forth about a mean position. तो क्या कहा जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि वो ऑसिलेटरी मोशन में है अगर वो टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मूव करे किसी भी मीन पोजीशन के अराउंड. तो उसको समझने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट को कंसीडर करते हैं. ये रहा एक स्प्रिंग, ये रहा एक ब्लॉक, ये एक रहा फ्रिक्शनलेस सरफेस. फ्रिक्शन नहीं है इस सरफेस पे. ठीक, तो ये सिचुएशन दिया हुआ है. अब हमने क्या किया, ये ब्लॉक को पकड़ा और पकड़ के खींच दिया और खींच के छोड़ दिया. तो क्या होगा, तो ये ऑब्जेक्ट, ये इसका रेस्ट पोजीशन था, ये इसका रेस्ट पोजीशन था. तो अपने रेस्ट पोजीशन के अराउंड ये लेफ्ट और राइट मूव करना शुरू कर देगा. कभी अंदर जाएगा, फिर अंदर जाएगा, तो बाहर जाएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर बाहर जाएगा. So that motion is going to start. Now, such a motion in which an object moves to and fro, back and forth about a mean position, such a motion is called the oscillatory motion. Another example can be given for such a motion, that is motion of simple pendulum. So, in case of simple pendulum, a simple pendulum moves from a given point. यहाँ से यहाँ तक move कर रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है. ये हमारा ऑब्जेक्ट है. तो ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन के अराउंड यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर रहा है. तो सच ए मोशन विल बी कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. ये रेस्ट पॉइंट है या मीन पॉइंट है. ओके, आगे बढ़ते हैं. The another motion was called vibratory motion or vibration. Let us write simply the vibratory motion. What is vibratory motion? So simply, if the frequency of oscillation is too large, if the frequency of oscillation is too large, if the frequency of oscillation is too large, the motion is called, or the oscillation is called वाइब्रेशन. तो वाइब्रेशन किसको बोलेंगे, तो जब कोई ऑब्जेक्ट काफी रैपिडली ऑसिलेट करना शुरू कर दे. जैसे जब हम बोलते हैं तो बोलने के टाइम वोकल कॉर्ड के पास अगर हम लोग अपना हाथ रखते हैं तो वहाँ पे क्या देखते हैं, हमको एक वाइब्रेशन महसूस होता है. दैट वाइब्रेशन इज व्हाट, दैट इज सिंपली ऑसिलेशन. ये ऑसिलेशन है जिसमें क्या हो रहा है, काफी रैपिड ऑसिलेशन हो रहा है. एंड जनरली इन केस ऑफ वाइब्रेशन द एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल. काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस में ये वाइब्रेशन होता है. जब हम स्कूल में बेल बजता है तो वो जो बेल है वो भी वाइब्रेट कर रहा होता है. तो जैसा हम पढ़े कोई भी आवाज़ प्रोड्यूस करने क्या जरूरी, वाइब्रेशन जरूरी होता है. दैट इज बेसिकली वाइब्रेशन इज ऑसिलेशन, एंड सच ऑसिलेशन इन व्हिच द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज टू लार्ज,
such oscillation will be called a vibration. Okay, so vibration is nothing but oscillation. Okay, now I can also categorize type of motion on the basis of dimension. डायमेंशन के बेसिस पे भी हम लोग मोशन को कैटेगराइज कर सकते हैं. टाइप ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन. सो देयर आर जनरली सम टाइप्स ऑफ मोशन एंड दीज मोशंस विल बी कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन and the three dimensional motion. So what is your one dimensional motion? So for such a motion for which only one dimension is required, to describe the position of the object. वैसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट के पोजीशन के लिए बस केवल एक डायमेंशन रिक्वायर्ड हो, या सिंपली लिख सकते हैं कि एक एक्सिस रिक्वायर्ड हो. वैसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक एक्सिस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसको हम क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल मोशन है. जैसे मोशन ऑफ एलिवेटर और लिफ्ट. लिफ्ट में क्या होता है, लिफ्ट हमारा ये लिफ्ट है, लिफ्ट यहाँ से लेकर मान लो कि यहाँ की तरफ मूव कर रहा है, तो ये ऊपर नीचे जा रहा है. इसके लिए कौन एक्सिस की रिक्वायरमेंट है, वाई एक्सिस. इसके लिए किस एक्सिस की रिक्वायरमेंट है, तो वाई एक्सिस है. ठीक है. तो सच ए मोशन जहाँ पे हमको मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए बस एक ही एक्सिस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वैसे मोशन को क्या बोलेंगे हम लोग, दैट मोशन विल बी कॉल्ड अ वन डायमेंशनल मोशन. नाउ व्हाट विल बी अ टू डायमेंशनल मोशन. So for two dimensional motion, two axis is required to describe the position or describe the motion, not the position but motion. मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जहाँ पे दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट हो, वहाँ पर उससे मोशन को क्या करेंगे कि टू डायमेंशनल मोशन है. जैसे मोशन ऑफ अ बस, मोशन ऑफ अ ट्रेन, मोशन ऑफ अ कार, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. और मोशन ऑफ एस्केलेटर्स. भाई आजकल सभी लोग मॉल घूमने वाले लोग हैं, मॉल तो जाते ही होंगे. तो मॉल में जो एस्केलेटर्स लगे रहते हैं वो क्या होते हैं, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं ऐसे. तो इसमें क्या लग रहा है, एक वाई एक्सिस लग रहा है, साथ में अंदर के आगे की तरफ भी मूव कर रहा है, तो इसमें जेड एक्सिस लग रहा है. दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट पड़ रही है. तो ऐसा मोशन क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा टू डायमेंशनल मोशन. और तीसरा होता है 3D मोशन. 3D मोशन क्या होता है, तीन एक्सिस की रिक्वायरमेंट पड़ती है. 3 एक्सिस इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन. मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कितने एक्सिस की रिक्वायरमेंट पड़ी, इसमें 3 एक्सिस की रिक्वायरमेंट पड़ी. तो ये मोशन हमारा क्या हो जाएगा, तो 3 डायमेंशनल मोशन. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल हो जाएगा मोशन ऑफ प्लेन, helicopter, motion of bird. Somewhat motion of a fish can also be categorized as 3-dimensional motion. We can also describe the motion of छिपकली can also be described as 3-dimensional motion because छिपकली इधर भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, और लेफ्ट वाली दीवार पे जाके ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, किधर भी जा सकती है. बट वो रिस्ट्रिक्टेड 3-dimensional motion के अंदर कैटेगरी में आ जाता है. फिश का भी एक रिस्ट्रिक्टेड 3-dimensional मोशन की कैटेगरी में आ जाएगा. वेयर बर्ड इज अ प्योर 3-dimensional मोशन. वो ऊपर जा सकता है, लेफ्ट जा सकता है, राइट जा सकता है, नीचे आ सकता है, जिधर चाहे उधर जा सकता है. सच अ मोशन इज कॉल्ड अ 3-dimensional मोशन. हाँ, आई नो आप लोगों को मजा आया आज के टॉपिक पढ़ के. काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे, बट ये जस्ट शुरुआत थी. इसके बाद हम लोग कल जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. द नेक्स्ट टॉपिक विल बी कॉल्ड we will start with the distance and displacement, and also we will discuss some differences between distance, displacement, speed and velocity. We will learn these things in the next class. Okay, तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में. तब तक आप लोग सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा.